नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। शिव भक्तों के लिए केदारनाथ धाम वो स्थान है जहां के दर्शन पाना उनके लिए किसी मनोकामना से कम नहीं होता। और इसी खास कार्यक्रम में हम आपको केदारनाथ लिए चलेंगे। आज उस कार्यक्रम के जरिए आज उस यात्रा पर हम आपको लिए चलेंगे जो केदारनाथ धाम जाकर संपन्न होती है। एक ऐसी यात्रा जिसका हर एक पड़ाव शिव की ओर ले जाता है, भक्तों को शिवमय कर देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहां भोलेनाथ विराजते हैं, जिस धाम ने भगवान विष्णु को किया था मोहित, जो है गंगा का पवित्र धाम, जहां यमुना का राज है, ये वो चार धाम यात्रा शुरू हो रही है जिसका भक्तों को साल भर से इंतजार रहता है। और इस बार ये इंतजार खासा लंबा था। पिछले 2 सालों से चार धाम की यात्रा कोरोना के चलते ठप थी, लेकिन एक बार फिर भक्तों की मुराद पूरी होने वाली है। मां गंगा के किनारे से होते होते तमाम वो पड़ाव आते हैं जहां श्रद्धालु रुकते हैं, जहां का नज़ारा चार धाम क्षेत्रों में देखने लायक होता है। लेकिन इस बार चार धाम की तैयारी किस तरह हो रही है, ये तमाम पूरी रिपोर्ट आपको न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट दिखाएगा। आखिर वो कौन से पड़ाव हैं जो इस बार बदले हुए नजर आएंगे, केदारनाथ और बद्रीनाथ में हालात क्या हैं, कहाँ ग्लेशियर हैं तो कहाँ सड़कें पहले से सुगम हो चुकी हैं। का कारवां भी निकल पड़ा उस यात्रा की ओर जिसका कड़-कड़ 3 मई के बाद से जयकारों में गूंजने वाला है। और यहाँ अगर चारों ओर आप देखेंगे तो आपको सन्नाटा नजर आएगा, क्योंकि बहुत ही कम संख्या में लोग इस वक्त केदारनाथ धाम में हैं, कपाट बंद हैं। लेकिन 6 मई के बाद जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे तो बाबा की इस नगरी में आपको बम बम भोले के जयकारे सुनाई देंगे। हर ओर भीड़ नजर आएगी। 2 साल से लोगों का इंतजार है और इस बार वो खत्म होने जा रहा है। न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट सबसे पहले यहाँ पहुंचकर आपको ये दिखाना चाहता है कि इस बार क्या कुछ बदला है, कैसी तैयारी चल रही है, बाबा के धाम के हाल क्या हैं, बर्फ से नुकसान कितना हुआ है और अब तक प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया गया है। चार धाम यात्रा से पहले आप भी कर लीजिए तीनों लोक के स्वामी के उस धाम के दर्शन जहां जो मांगो वो मिल जाता है। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस धाम की यात्रा पर जिस धाम के सिर्फ दर्शन भर से हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। वो धाम जो अलौकिक है, दिव्य है, जो पूरे ब्रह्मांड से अनोखा है। वो भोले हैं जो मांगोगे मिल जाएगा। और इसी धाम तक हमने भी अपनी उस यात्रा को शुरू किया जिसका हर एक पड़ाव शिव की ओर ले जाता है। 2 साल बाद एक बार फिर से चार धाम यात्रा का आगाज हो रहा है, तो हम आपको आज ले जा रहे हैं भोले के धाम केदारनाथ। 3 मई से इस बार उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार यात्रा इसलिए बहुत खास है क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में यात्रा की बेहतरीन शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं का रुझान बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। चार धाम यात्रा की शुरुआत तीर्थ नगरी ऋषिकेश में मां गंगा की प्रार्थना के साथ, मां गंगा को याद करके लोगों के जो तीर्थ चार धाम यात्रा है उसकी शुरुआत होती है। गंगा में स्नान करके लोग मां गंगा से ये प्रार्थना करते हैं कि मां गंगा उनकी चार धाम यात्रा को सफल बनाए, सुरक्षित बनाए। ऋषिकेश से शुरू हुई हमारी यात्रा गंगा की पावन धारा की तरह बहती दिखी। अगला पड़ाव देवप्रयाग था। चार धाम यात्रा में ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग बड़े पड़ाव हैं। ऑल वेदर रोड का काम तेजी से चल रहा है। काफी हद तक सड़क का काम पूरा हो चुका है। इस बार यात्रियों को चौड़ी सड़क होने की वजह से यात्रा में दिक्कतें नहीं होगी।
चारधाम यात्रा में ऋषिकेश के बाद दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो देवप्रयाग है। मेरे ठीक पीछे मेरे विजय सोनी कुमार आपको दिखाएंगे देवप्रयाग का वो विहंगम दृश्य जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और माँ गंगा का यहाँ से निर्माण होता है, जो यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए उत्तर प्रदेश से सीधे बंगाल की खाड़ी भारत सागर तक जाकर मिलती है। अगर आप देखेंगे तो दाईं ओर से जो मटमैले रंग की नदी आ रही है ये अलकनंदा है। साल में आप जिस भी महीने में आएंगे अलकनंदा का पानी आपको ऐसा ही मिलेगा, इसी तरीके से हमेशा दिखाई देता है। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई नदी आप देखेंगे जो साफ आपको दिख रही है, जो हमारे ठीक बाईं ओर है, वो भागीरथी है, जिसका पानी साल भर इसी तरह से दिखता है। इन दो नदियों का यहाँ संगम होता है और देवप्रयाग से फिर माँ गंगा आगे की ओर कल बहती हुई चले जाती है। देवप्रयाग से आगे बढ़े अगस्त्य मुनि होते हुए हमारा कारवां गुप्त काशी पहुंचा। गुप्त काशी के आसपास क्षेत्रों में कई सारे हेलीपैड बने हुए हैं। यहाँ से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के जरिए भी केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। गुप्त काशी, रामपुर और सीतापुर क्षेत्र में आजकल सभी व्यापारी अपने होटलों और धर्मशालाओं को व्यवस्थित करने में लगे हैं। बाबा केदार की यात्रा के लिए तमाम तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मैं सीतापुर में मौजूद हूं। आप देखिए किस तरह से जो होटल व्यवसायी हैं वो अपने होटल को तैयार कर रहे हैं। 2 साल का बड़ा इंतज़ार लोगों का रहा है। कोरोना के चलते यात्रा जिस तरह से होती थी, जितनी भीड़ होती थी, वो तमाम चीज़ें नहीं हुई और इसके बाद इस बार जो रुझान मिल रहा है, अच्छी खासी बुकिंग पहले से लोगों के पास है और ये रुझान बताते हैं कि इस बार की यात्रा बहुत बेहतर होगी, इसलिए तमाम लोग अपने प्रतिष्ठानों को तैयार कर रहे हैं। सर, इस बार की यात्रा को लेकर कितनी आप लोगों को उम्मीदें हैं? आप लोग तमाम तैयारी भी कर रहे हैं, हर जगह हम देख रहे हैं रंगाई पुताई चल रही है, इस बार कितना जोश होगा? यात्रा बहुत अच्छी चलेगी। जैसे हम लोगों के पास बुकिंग है, इंक्वायरियाँ हैं, अच्छी यात्रा चलेगी। बाकी भोले बाबा पर निर्भर है, भोले बाबा कैसे वो करते हैं, भक्त लोगों के लिए बुलाते हैं, इस हिसाब से हम लोग तो पूरे तैयारी में हैं। केदारनाथ धाम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव सोनप्रयाग है, जिसे बेस कैंप की तरह प्रशासन प्रयोग करता है। यहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी है। सोनप्रयाग में बड़े पैमाने पर पार्किंग बनाई गई है। बड़ी गाड़ियों को यहीं रोका जाता है और प्रशासन की तरफ से तय की गई छोटी गाड़ियों में श्रद्धालुओं को गौरी कुंड की ओर भेजा जाता है। मैं इस वक्त जो पूरी यात्रा का बेस कैंप है और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है सोनप्रयाग, यहाँ पर मौजूद हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा बाजार है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ तमाम प्रशासन की टीमें रुकती हैं, यहाँ पुलिस की अच्छी खासी पर्याप्त संख्या रहती है। इसके अलावा SDRF का कैंप आपको सामने दिख रहा है। किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो यहाँ से फोर्स को तुरंत मूव किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उनको सोनप्रयाग की पार्किंग में ही रोक दिया जाएगा। यहाँ से आगे प्रशासन द्वारा जो छोटी गाड़ियाँ चयनित की जाती हैं उन्हीं के ज़रिए आगे को यात्रियों को भेजा जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर यात्री अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो उससे संकरा मार्ग है और बड़ा जाम लगने का खतरा रहता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े बैरिकेटिंग्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार बायोमेट्रिक के जरिए लोगों का प्रवेश होगा। बाबा केदार की यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु गौरी कुंड तक गाड़ियों से पहुंचते हैं और गौरी कुंड के बाद बाबा केदार के धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरी कुंड से पैदल सफर करते हुए 4 किलोमीटर की दूरी पर जंगल चट्टी आता है। जंगल चट्टी में छोटी दुकानें हैं जिनमें श्रद्धालु चाय पानी और नाश्ता कर सकते हैं। इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस क्षेत्र को वाईफाई से भी जोड़ा गया है। इस वक्त मैं गौरी कुंड में मौजूद हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो गौरी कुंड का ये पूरा जो छोटा सा पुराना पौराणिक बाजार है, उस बाजार से लोग तमाम गौरी कुंड में अपनी गाड़ियां पार्क करने के बाद इस रास्ते से पैदल आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपको केदारनाथ की यात्रा का सफ़र तय करना होता है। 2013 के बाद सफ़र लंबा हो गया। जहाँ पहले करीब 17 से 18 किलोमीटर का सफ़र होता था, अब वो 21 किलोमीटर के करीब वो सफ़र होता है। ये तमाम जो खच्चर और घोड़े आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर जो केदारनाथ में यात्रा की तैयारियां चल रही हैं उसके संदर्भ में कुछ दुकान वाले हैं, कुछ अलग लोग हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी सारी तैयारियां की जा रही है। अगर यहाँ पीछे दिखाऊं तो घोड़ा स्टैंड में ये देखिए तमाम जो घोड़े हैं ये पूरा सामान केदारनाथ की ओर ले जा रहे हैं। जंगल चट्टी से करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करके भीमबली पहुंचा जाता है। यहाँ पर भी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर लोगों को चाय नाश्ता उपलब्ध होता है।
भीमबली से 1.5 किलोमीटर ऊपर रामबाड़ा है, जहां 2013 में आई आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। कुंड से करीब 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप रामबाड़ा पहुंचते हैं। रामबाड़ा केदारनाथ धाम की यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो सुबह जितनी जल्दी हो सकती है आप निकलिए, क्योंकि रामबाड़ा अगर आप सूरज निकलने से पहले पहुंचते हैं तो उसका एक फ़ायदा है, क्योंकि इसके बाद खड़ी 15 किलोमीटर की बड़ी चढ़ाई है जिसमें दिक्कतें होती हैं। इस रामबाड़ा को मेरे विजय दिखाएंगे आपको। जैसा रामबाड़ा आपको अब नज़र आता है, 2013 से पहले रामबाड़ा की तस्वीर ऐसी नहीं थी। रामबाड़ा बहुत खूबसूरत हुआ करता था। तमाम यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और लोगों के चाय पानी के लिए तमाम व्यवस्थाएं नज़र आती थी। करीब 20 से 25 हज़ार यात्री एक समय पर यहाँ पहुँचता था, लेकिन 2013 के बाद इस रामबाड़ा की तस्वीर ही बदल गई। अगर नीचे की ओर दिखाऊं तो आप देखिए मंदाकिनी क्या रौद्र रूप आपको नज़र आता है। एक तरह से पूरी बॉटल नेक हो चुकी है। आखिर हमारी यात्रा उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां से भगवान शिव के दर्शन दूर नहीं रहते। केदारनाथ धाम बेस कैंप पर पहुंचते ही आपको केदार धाम की ठंड का एहसास होता है। चारों ओर बर्फ से लदे हुए पहाड़ नजर आते हैं। इस वक्त केदारनाथ की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। छानी टॉप के बाद जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो आपको दिखा रहा हूँ। हर बार ये बड़ी चुनौती बनता है, लेकिन इस बार एक राहत जरूर है कि इसके बीच की बर्फ़ पिघल चुकी है, और लेकिन दोनों ओर कितनी बर्फ़ है इसका अंदाज़ा इस बात से आपको पता लगेगा कि आप देखेंगे किस तरह से दोनों ओर बड़े ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर पूरा ऊपर से आया नीचे और बीच में इसका रास्ता काटा गया, और धीरे धीरे जब लोगों की संख्या बढ़ती रही तो ये बीच में पिघल गई और इस तरीके से एक दर्रा टाइप बन गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं खड़ा हूँ और आप सोचिए ये करीब 10 फीट से ज़्यादा ऊंचाई का ग्लेशियर है जो 10 फीट ऊंचा है, और ये इसका जो दूसरा हिस्सा टूट के गिरा है वो हमारी बाईं ओर गिरा हुआ है। अब हम केदार धाम पर हैं, वो धाम जहां आने की हर श्रद्धालु के अंदर लालसा होती है। ये वो धाम है जहां साक्षात भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। ये वो धाम है जहां पहुंचने पर मन को सुकून मिलता है, मानो कोई मनोकामना पूरी हो गई हो। बाबा केदार के धाम में हम पहुंच चुके हैं और केदार का मंदिर यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है। इस वक्त हम बेस कैंप से आगे हैं और आपको दिखाएं, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको ठीक सामने बाबा केदार का धाम नज़र आता है। और अगर बाईं ओर हम दिखाएं तो हमारे विजय सोनी कुमार दिखाएंगे। ये हेलीपैड है जिसमें आप देखते हैं यात्रा के दौरान यहीं से पूरी जो फ्लाइट हैं जितनी भी शॉटी होती हैं वो यहीं से संचालित होती हैं। तमाम हेलीकॉप्टर कंपनी यहीं से यात्रियों को लेकर नीचे के लिए जाती हैं और गुप्तकाशी फाटा और अन्य जो हेलीपैड हैं वहाँ से यात्रियों को यहाँ पहुँचाती हैं। और तमाम जो लोग हैं जो पैदल इस यात्रा को करते हैं वो इसी ट्रैक से, जिससे हम होके आए हैं, इसी ट्रैक से वो लोग आगे की ओर जाते हैं। अभी कपाट खुलने में थोड़ा वक्त है। 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे, उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। किस तरह से तैयारियां होंगी, श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होंगी, ये तमाम तैयारियों के लिए जितने भी खच्चर आपको रास्ते भर में दिख रहे हैं इनमें सामान लाया जा रहा है, क्योंकि कपाट खुलने तक आपको सारी तैयारी करनी होगी जिससे श्रद्धालुओं को किस तरह की दिक्कत ना हो। आप केदार धाम में पुनर्निर्माण के कार्य भी चल रहे हैं। सरस्वती और मंदाकिनी के किनारे घाटों का निर्माण किया जा रहा है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में ये धाम शिव भक्तों के जयकारों से गूंजता नजर आएगा। बाबा केदारनाथ के कपाट इस बार 6 मई को खुलने जा रहे हैं, लेकिन कपाट खुलने से पहले न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट पर आप देखिए किस तरह से मंदिर नज़र आ रहा है, और हमारे कैमरे से आप बाबा के विहंगम दृश्यों का नज़ारा लीजिए। 6 मई को कपाट खुलेंगे और उससे पहले तमाम तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। अभी आपको मंदिर सामने नज़र आ रहा है और पूरी तरह से कपाट बंद हैं, क्योंकि शीतकालीन समय में कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद जब मुहूर्त निकलता है तो फिर अप्रैल या मई के महीने में कपाट खोले जाते हैं। इस बार 6 मई को कपाट खुलने हैं। 6 मई को कपाट खुलने का अर्थ ये है कि ओमकारेश्वर जो भगवान केदार का शीतकालीन प्रवास है, ओमकारेश्वर ऊखी मठ से उनकी पंचमुखी जो विग्रह डोली है वो 2 मई को रवाना होगी। 2 मई को वो रवाना होकर फाटा पहुंचेगी, फाटा से फिर वो गौरीकुंड पहुंचेगी, गौरीकुंड से वो 5 तारीख की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 6 तारीख को सुबह
कपाट खोले जाएंगे। देश भर के जो श्रद्धालु होते हैं उनका बड़ा इंतज़ार होता है कि कब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और कब वो दर्शन कर सकेंगे। ये मंदिर आप देखिए किस तरह से नागार्जुन शैली में बनाया हुआ मंदिर है। पांडवों ने इसका निर्माण किया था। इस वक्त नज़ारा देखिए। इस बार बर्फ़ पिछले बार की तुलना में थोड़ा कम है, इसलिए केदार के परिसर का जो मंदिर का जो पूरा परिसर है वहाँ से बर्फ़ हटी हुई है, किसी तरह की दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन पहाड़ियों पर हर बार की तरह इस बार भी बर्फ़ चारों ओर मौजूद है। हालांकि जब भी मौसम ख़राब होता है तो यहाँ बर्फ़बारी होती है। देर शाम भी यहाँ बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन निचली जगह पे वो जमती नहीं है। और ऊपर जो बर्फ़ गिरी है, ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, उस तमाम बर्फ़ को आप देख सकते हैं। कहीं ग्लेशियर हैं तो कहीं बर्फ़ है, हर जगह और आपको बर्फ़ नज़र आ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार ज़बरदस्त होगी, इसका रुझान शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। इस प्रांगण में जहां हम खड़े हैं यहाँ आज सुनसानी है, लोग कम हैं, लेकिन जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे तो यहाँ आपको भक्तों का तांता नजर आएगा। सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। शिवाय।